Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की क़यादत में हुआ था। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। साइमन कमीशन बेसिकली 7 जो मेंबर थे उनका एक ग्रुप था, पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे। इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो सर जॉन साइमन ने की थी और उस वक़्त जब गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस करवा रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक वो डेलीगेशन या एक कमीशन भेजेंगे हर 10 साल के बाद इंडिया के अंदर ये देखने के लिए कि जो उनका उस वक़्त का आइन है, रिफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर, वो सही तरीके से उसके अफेक्ट्स और ऑपरेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। 1927 में ये पास हुआ था। इसके बाद जब सर जॉन साइमन की में ये हुआ था, उसके बाद इंडिया में जब पहला डेलीगेशन 10 साल के बाद भेजा गया तो किसी ने भी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कमीशन का बायकॉट कर दिया था और उस पर काम नहीं हो पाया। फिर देन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और ये बेसिकली एक मोमेरेंडम ऑफ अपील था जो कि इसलिए किया गया था कि एक फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो इंडिया में एक आइन के तहत लाया जाए। इसके अलावा इलेक्शंस की डिमांड की गई थी कि जॉइंट इलेक्शंस करवाए जाएं जिसमें सीट्स रिजर्व्ड हों मिनॉरिटीज़ के लिए, और इसको नेहरू रिपोर्ट ने प्रपोज किया था। इसके कुछ मेजर पॉइंट थे कि इंडिया में सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो जो कि सेनेट के साथ, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ हो। इसके साथ साथ 7 ईयर्स के लिए जो एक मेंबर हो वो इलेक्टिव हो। गवर्नर जनरल जो होगा वो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड करेगा और उसकी राइट पर चलेगी और वही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट के लिए। नेहरू रिपोर्ट ने यह भी कहा कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा मिनॉरिटीज़ के लिए किसी भी सूरत सेपरेट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। किसी भी सूबे को किसी भी किस्म की वेटेज नहीं दी जाएगी। इसके अलावा साथ नेहरू ने यह भी कहा पंजाब और बंगाल में कम्युनिटीज़ के लिए कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी को। मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन 1/4 होगी। बॉम्बे से सिंध को सेपरेट कर दिया जाएगा और साथ ही रिफॉर्म्स जो होंगे वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे NWFP में। मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसके जवाब में कायद आज़म ने 1929 में अपने 14 नकात पेश किए जिसका एजेंडा मुसलमानों के ऊपर था। कायद आज़म के जो 14 नकात थे वो बहुत मशहूर हैं। पहला, अगर हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं, हिंदुस्तान का आइंदा जो आइन होगा वो वफाकी होगा। तमाम अक़लियतों को मौसूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तमाम अक़वाम को अपने मज़हब, रस्म व रिवाज, इबादत, सकाफ़त और मजहबी कायद पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी। हर कौम और मिलत को अपने मज़हब, सकाफ़त, तलीम और इबादत के मुताबिक तरक्की का हक़ हासिल होगा। तमाम अक़लियतों को अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाएगी। तमाम अक़लियतों को मज़हब की तबलीग, इबादत, तंज़ीम और इज्तिमा की आज़ादी हासिल होगी। तमाम अक़वाम को मुसावी हकूक़ और मौक़े हासिल होंगे। तमाम अक़लियतों को अपने अक़ायद के मुताबिक शख्सी क़वानीन पर अमल करने और अपने मजहबी इदारे कायम करने की आज़ादी होगी। मुसलमानों को जुदा गाना इंतखाब का हक़ हासिल होगा। मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा सरकारी मुलाजमतों और दीगर मौक़ों में दिया जाएगा। मुसलमानों को अपनी कौम और मिलत की हिफाजत के लिए तमाम हकूक़ हासिल होंगे। मुसलमानों को अपने तलीमी इदारे कायम करने की आज़ादी होगी। मुसलमानों का इस्लामी तहज़्ज़ुब व तमद्दुन में ज़िंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये नकात बरे-सग़ीर के मुसलमानों के सियासी, मजहबी, सकाफ़ती और तलीमी हकूक़ की ज़मानत के तौर पर पेश किए गए थे। इन नकात ने मुसलमानों में एक अलग तख़श्शुस और कौम होने का शऊर पैदा किया और तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बने। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नई वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।